औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में कल के वीडियो में हम पहुंचे थे तकरीबन 6.3 के। तो आपके पास पहले पार्ट्स को हमने क्लियर करके तीसरे क्वेश्चन के हम तकरीबन 2 पार्ट को हमने क्लियर किया था। जो तीसरा पार्ट है वो क्वेश्चन आपके पास इस तरह है। मैं आपके स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को दिखाना चाहता हूँ। जिसके पास पुराना किताब है शायद उनके पास भी ये क्वेश्चन होगा। इसके आगे आपके पास जो पुराना वाली किताब है उसमें ये क्वेश्चन आपको नज़र नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट है आपके पास, यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन है थर्ड पार्ट आपका, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ तक आपके पास पुराने क्वेश्चन तक आपके पास आ रहा है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी आपके पास ग्राफिकल मेथड में किया, उसको अलजेब्रिकली करके आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है। अगर कोई बच्चा अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके जो जाफरे के यूट्यूब के जो चैनल चल रहे हैं वहाँ पे मेरा नंबर जो है शायद वहाँ पे आ रहा होगा, तो वहाँ पे मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हैं कि हम व्हाट्सएप एक वीडियो पे भी हम उसको क्लियर कर सकते हैं इंशाअल्लाह रहमान। तो इसके बाद जो आपके पास पुराना किताब है, जिनके पास नया किताब वालों को तो पता चलेगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। वहाँ पे और 3 क्वेश्चन उन्होंने ऐड करके दिया हुआ है। वो क्वेश्चन आपके पास मैं अभी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। जिनके पास पुराना किताब है वो है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। यह आपके पास क्या है, जो नया आपके पास एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन ऐड हुआ है, जो हमारे पुराने किताब पे आपके पास नहीं आ रहा होगा, नहीं है। जो नए किताब में है उस नई किताब का आपके पास आपको पीडीएफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख लें और यहाँ से इस चीज़ को करने की कोशिश करें जिनके पास पुराना किताब है। नए किताब वालों के पास ये क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पढ़ना चाहता हूँ, फिर इसके बाद इसमें क्या सोल्यूशन निकलते हैं, किस तरह हमें करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये याद रखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर हमने पहले ही पहला वाला वीडियो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, A taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered, ठीक है। जो for a distance of 10 kilometer and the charge paid is 105, and for the journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? क्वेश्चन आप लोगों ने सुना, अब मैं क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मिसाल के तौर हम अपने ही सिटी की बात करते हैं। करगिल में आपके पास मिसाल के तौर टैक्सी यूनियन ने आपके पास इस तरह काम किया कि उन्होंने एक फिक्स्ड चार्ज, एक फिक्स्ड आपके पास एक डिस्टेंस के लिए तय किया, ठीक है जी। उन्होंने एक फिक्स्ड चार्ज बनाया कि भाई आपको मिसाल के तौर यहाँ से भरूच जाना है तो आपको इस तरह का आपके पास आपको किराया देना पड़ेगा। इस तरह की चीजें उन्होंने बनाया। तो यहाँ पे जिस डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे काम, जिस चार्ज के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, वहां पे अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे तो फिक्स्ड चार्ज के साथ आपके पास 10 किलोमीटर का आपको क्या पे करना पड़ेगा, 105, और 15 का आपके पास 155। तो हमें यहाँ पे अगर मैं 25 किलोमीटर चल रहा हूँ तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको वो फिक्स्ड चार्ज पता होना चाहिए कि मेरा फिक्स्ड चार्ज क्या है, और दूसरा जो आपके पास जो डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने जो मिसाल के तौर जितना डिस्टेंस आप तय कर रहे हैं उसके ऊपर चार्ज क्या है, वो आपके पास पर किलोमीटर के हिसाब से क्या वो लगा रहे हैं वो आपके पास है, ठीक है। जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन इस तरह करेंगे, एक फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर का चार्ज क्या होगा। हम यहाँ पे कहेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज वाई रुपीस, ठीक है। जो फिक्स्ड चार्ज हमने बनाया उसको हमने कहा x, और जो पर किलोमीटर मिसाल के तौर आपको 1 किलोमीटर चला तो आपको y ही देना पड़ेगा। अगर आप 2 किलोमीटर चले तो y इंटू 2 फिक्स, जो आपके पास पर किलोमीटर का जो आपके पास ये होगा आपके पास चार्ज होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, वो फिक्स्ड वाला हमेशा उसके ऊपर ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन हमारे बन गया वो कैसे बना, फ्रॉम क्वेश्चन
क्वेश्चन ने हमें दो कंडीशन दी है, एक दिया है 10 किलोमीटर का, दूसरा दिया है 15 किलोमीटर का, ठीक है जो 15 किलोमीटर का। तो इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है हमारे पास इक्वेशन बना, जिस इक्वेशन को हम चाहते थे वो कैसे बन रहा है, वो ऐसे बन रहा है। जो फिक्स्ड चर है वो तो हमेशा आपका जो डिस्टेंस का चार्ज है उसके ऊपर ऐड होता जाएगा। तो आपने पहले 10 किलोमीटर चला, तो 10 अगर 1 किलोमीटर का आपके पास y रुपीस है तो 10 किलोमीटर का कितना होना चाहिए 10y, तो 10y हुआ। तो पूरे डिस्टेंस का आपने जो 10 किलोमीटर आपने तय किया उसका उन्होंने क्या दिया हुआ है 105 रुपीस दिया हुआ है। ये पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा उन्होंने क्या किया है 15 किलोमीटर चला है, तो फिक्स्ड चार्ज हमेशा प्लस होगा, प्लस 15y इज इक्वल टू, वो आपके पास दिया हुआ है 155 शायद, हाँ 155 रुपीस दिया हुआ है, 155 रुपीस। तो हमारा जो इक्वेशन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा क्लियर हुआ। हमने इस इंफॉर्मेशन से ये चीज निकाल के लाया। अब हमें इस चीज को सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्लियर करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले जो पास प्रैक्टिस वाले पहले वीडियो में जो किया था इसको रिपीट करेंगे। इसमें से एक इक्वेशन को लेंगे, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट को ले लूं तो मेरे पास क्या होगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है और x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y बना। तो मैंने यहां पे इसको रखा इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब मेरा x बोलो चाहे 105 माइनस आपके पास 10y बोलो, सेम थिंग हो गया, ठीक है जो। अब यहां पे क्या हुआ, अब हमें इसको क्यों हम कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड के, पहले भी बोल किया, अगर मैं टू वेरिएबल पे काम करता तो वहां पे इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन होते, हमें यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस मेथड को कर रहे हैं। इस मेथड के जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने टू वेरिएबल इक्वेशन को कन्वर्ट कर पा रहे हैं वन वेरिएबल में, ताकि मेरे पास एक यूनिक सोल्यूशन निकले। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट थर्ड को सेकंड में अगर पुट करें, किसका वैल्यू पुट करना है, एक्स का, तो एक्स की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है जो, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 15 में से 10 जाएंगे तो 5y रहा 155 माइनस 105, y इज इक्वल टू 5 में से 5 0 आया, यहाँ पे 5 आया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई अपना पोजीशन चेंज कर जाएंगे तो वो डिवाइड बनेगा, यहाँ पे 10 आया, y इज इक्वल टू 10 आया। ये आपके पास एक वेरिएबल का वैल्यू। अब दूसरा चाहिए मुझे, इसी वैल्यू को हम थर्ड में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किसमें, थर्ड में। तो थर्ड में मेरे पास क्या है, थर्ड मेरा है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 बना, वो x इज इक्वल टू 105 माइनस क्या हुआ 100 हुआ, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 5 आया। बात समझ में आया जो। अब यहां पे जो हमने x रखा था वो क्या रखा था, फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज आपके पास जो आपका फिक्स्ड चार्ज बना वो बना मेरे पास 5 रुपीज, और जो हर आपके पास सब्सिक्वेंट आपके पास क्या कहते हैं डिस्टेंस आप तय करोगे, मिसाल कोई 1 किलोमीटर तय कर रहा तो वो आपके पास क्या करेगा, फिक्स्ड चार्ज पे आपका 1 किलोमीटर का चार्ज प्लस करके देंगे तो वो 15 रुपए पे करेगा। फिर अगर कोई 2 किलोमीटर चला तो आपके पास फिक्स्ड चार्ज पे उस 2 किलोमीटर का आपके पास चार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा, वो आपके पास 25 बनेंगे। इस तरह आपको पे करते जाना पड़ेगा। एक फिक्स्ड चार्ज भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है जो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोल्यूशन हिंस हमारा क्या हुआ, द फिक्स्ड चार्ज बी मेरे पास आया ₹5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर जो मेरा बना हर एक किलोमीटर का वो बना रुपीस कितना 10। क्लियर। अब मुझे आगे जाके एक चीज करना है कि मैं 25 किलोमीटर अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा चार्ज क्या बनेगा 25 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे 25 किलोमीटर का जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 इंटू
द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, जो चार्ज या आपके पास रेंट भी बोल सकते हैं या फेयर भी बोल सकते हैं, किराया फॉर आपके पास 25 किलोमीटर मुझे कितना पे करना पड़ेगा। एक तो मुझे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, दैट इज एक्स, प्लस मैं कितना चल रहा हूं, 25 किलोमीटर चल रहा हूं, ठीक है जो, और आपके पास पर किलोमीटर के हिसाब से कितना देना है मुझे, वाई रुपीज देना है। तो वो इक्वेशन बनाइए, ठीक है जो। अब मुझे पता है मेरा एक्स, जो मेरा फिक्स चार्ज है वो 5 है, प्लस मेरा 25 किलोमीटर मुझे चलना है, हर एक किलोमीटर को कितना देके, 10 रुपए देके, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या, 5 + 250 हुआ, वो आपके पास 255 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इस तरह आप देखोगे और इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पहले भी मैंने क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, तो आप उस वहां पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसी तरह से मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं। कहते क्या, एक फ्रैक्शन है आपके पास, फ्रैक्शन मीन्स पी बटे क्यू की शक्ल में होना चाहिए, फ्रैक्शन डिवीजन की शक्ल में, बिकम 9/11, ये बनेगा 9/11। एक फ्रैक्शन का जो आपके पास आंसर, जो रिजल्ट बनेगा वो 9/11 बनेगा। कब बनेगा, इफ 2 इज एडिड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उस फ्रैक्शन के ऊपर अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अगर आप किसको ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे। अब आगे सुनो, फिर इसके बाद कहता है इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उस फ्रैक्शन का जो आपके पास गिवन है, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे आप 3 को ऐड करेंगे, आपका फ्रैक्शन किसके बराबर निकलेगा, 5/6 के बराबर निकलेगा। हमें वो फ्रैक्शन चाहिए। तो यहां पे जो गिवन फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन के बारे में ये क्वेश्चन बोल रहा है, वो तो फ्रैक्शन मेरे पास है ही नहीं। मैं किसके ऊपर ऐड करूं, किससे सब्ट्रैक्ट करूं या क्या करूं, वो पता नहीं है अभी तक। तो पहले मुझे इस चीज को एज्यूम करना है भाई कि मेरे पास वो फ्रैक्शन ये है। जब तक कोई चीज नहीं होगा आपके पास, तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप इसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले वो चीज हमें देखना है कि वो चीज क्या हो सकता है। तो यहां पे एजम्पशन पे आपके पास, सपोजिशन पे आप काम करोगे, तो मैं कहूंगा यहां पे सॉल्यूशन में लेट द गिवन फ्रैक्शन बी मेरे पास x/y। चलो भाई, जो फ्रैक्शन मेरे पास गिवन है वो हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं। लेट द गिवन फ्रैक्शन, जो गिवन फ्रैक्शन के बारे में ये क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है वो क्या है, x/y, x डिवाइडेड बाय y, द फ्रैक्शन इज दिस। अब जो आपके पास इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द क्वेश्चन ने क्या कहा, ये कहा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा कि आपका फ्रैक्शन ये बनेगा, क्या बनेगा, आपका जो ये फ्रैक्शन है वो बनेगा x/y बनेंगे किसके बराबर, पहला बनेगा 9/11 के बराबर बनेगा। कब बनेगा, जब आप इसके न्यूमरेटर पे भी 2 प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर पे भी 2 प्लस करेंगे, तब बनेगा आपका इक्वेशन क्या, 9/11 बनेगा, 9/11। तो यहां पे 9/11 को, अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हमें पहले इसको आपके पास सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या होगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई, यहां से इधर, इसी तरह करते हैं ना। तो मेरे पास 11 और 11x + 22 = 9y + 18 हुआ। तो आपके पास इसको शफल कर सकते हैं आप, 11x - 9y = 18 - 22, 11x - 9y = -4। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बना, क्लियर। अब यहां पे सेकंड को बनाने के लिए ये कहता है भाई आपका फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा किसके बराबर, वो बनेगा आपके पास 5/6 के बराबर बनेगा, 5/6 के बराबर बनेगा। कब बनेगा, जब आप क्या करोगे, 3 प्लस करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, 3 इज एडेड बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो यहां पे क्या होगा, इसको भी इसी तरह आप करोगे, तो यहां पे 6x + 18 = 5y + 15। तो यहां पे आपके पास 6x
माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3 बना। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हुआ। क्लियर? ये आपके पास क्लियर हुआ। तो आगे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अगर मुझे काम करना है तो मैं टेकिंग क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को ले लूंगा या आप सेकंड को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी गेट, तो आपके पास क्या हुआ, यहां पे 11x इज इक्वल टू माइनस 4 यहां पे है, तो माइनस 9y को उधर लेके जाएंगे तो प्लस बनेगा, इसको मैं पहले लिखूं इस तरह, ठीक है जो। और मेरे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, ये मेरा इक्वेशन थर्ड हुआ। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन किसको, थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 6 इंटू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा तो 54y माइनस आपके पास 24 माइनस, मैंने पहले भी इस चीज को पहले भी किसी क्वेश्चन में बोला था, जब भी आपके पास किसी टर्म के ऊपर डिनोमिनेटर होगा तो वहां से डिनोमिनेटर कैसे खत्म होता है, खुद से खत्म होगा, दूसरों को मल्टीप्लाई होगा, उसी डिनोमिनेटर से खुद से हमें खत्म करना है। लेकिन खत्म करने के साथ साथ दूसरे जो टर्म्स उस इक्वेशन में बढ़ रह जाता है, खुद का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, इसका डिनोमिनेटर है 11, तो दूसरे टर्म क्या हुआ, ये और ये हुआ, खुद से हमें खत्म करना है, खत्म करने के साथ साथ दूसरों से उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास आया हम पे 55y इज इक्वल टू माइनस 33। क्लियर है? तो यहां पे मेरे पास इसको माइनस करेंगे तो माइनस y आया, 55 में से ये करेंगे इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24, ये 24 हुआ, तो माइनस y इज इक्वल टू 33 में से 24 निकालेंगे तो आपके पास कैसे आएंगे, 33 में से 24 माइनस करेंगे तो यहां पे आपके पास 9 आया, 9 आया। तो यहां पे आपके पास ग्रेटर, आपके पास जो साइन है वो ग्रेटर के साथ है, नेगेटिव साइन जो ग्रेटर के साथ है, तो आपका आंसर भी माइनस में आएंगे, ये कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू मेरे पास 9 आया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो मैं इसको किस में पुट करूंगा, थर्ड में, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड, तो मेरे पास क्या आया, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, x इज इक्वल टू 9 81 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, x इज इक्वल टू 81 में से 4 जाएंगे तो क्या आएंगे, 77 बाय 11, तो आपके पास 7 जा, x इज इक्वल टू मेरे पास 7 है। ठीक है जो, अब मेरा x और y वैल्यू, x का और y का वैल्यू आ गया। अब मेरा जो फ्रैक्शन था वो क्या था, x डिवाइडेड बाय y। अब क्या मैं अपने फ्रैक्शन को लिख सकता हूं, हाँ, हेंस या सो द गिवन फ्रैक्शन b मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 7/9 आया, क्या आया, 7/9 आया। अब मैं अपने आंसर को अगर मैं चेक करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, मेरा फ्रैक्शन है 7/9 है, ठीक है जो। अब पहले कंडीशन में क्या बोला था कि आप अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे 2 को प्लस कर दो, तो 2 प्लस करने से क्या होगा, तो मेरा 7 पे 2 9, 9 पे 2 11, मेरा 9/11 है। अगर आप सेकंड इक्वेशन पे चेक करना चाहते हो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पे आपके पास इस तरह की चीजें आपके पास आया, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये चीजें आपको क्लियर करना है, तो आप सेकंड इक्वेशन पे भी इसको ऐड करके 3 और 3 को ऐड करके आप दिखा सकते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो यहां पे लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये है कि आपके पास लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहते क्या है, कहते ये है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that his son. What are their present age? यहाँ पे एक जेकब नाम का आदमी है, जेकब अपने बच्चे से, अपने लड़के से 5 साल बाद का और 5 साल
पहले का आपके पास उम्र के बारे में ये कंडीशन बोल रहा है, तो हमें इनका प्रेजेंट एज निकालना है। तो फिलहाल तो हमारे पास इनका प्रेजेंट एज तो पता नहीं है, तो हमें क्या किसके ऊपर काम करना है, सपोजिशन पे काम करना है। तो हम यहां पे आपके पास इसी चीज को लेके आएंगे, हम कहेंगे लेट जेकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, हम रखेंगे x years एंड सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, हम रखेंगे y years। अब देखो यहां पे, अब मेरे पास मिसाल के तौर अगर मेरा आज के डेट का अगर मुझे उम्र पता होगा, कोई बोले भाई आपका 10 साल पहले उम्र क्या होगा, तो अगर मैं अभी का मेरा उम्र अगर मुझे पता होगा, मैं आराम से बोल सकता हूं आज की उम्र में से माइनस करके, या मिसाल के तौर कोई कहे भी आज 2020 चल रहा है, 2025 में आपका उम्र क्या होगा, तो अगर मैं आज का उम्र पता करूं तो मैं वहां पे प्लस करके बोल सकता हूं। पहले वाले का पूछे तो माइनस करके बोल सकता हूं, आज बात वाले का पूछे तो मैं प्लस करके बोल सकता हूं। तो कंडीशन क्या हुआ कंडीशन ये हुआ कि मुझे आज का, प्रेजेंट का, पास्ट और फ्यूचर में जाने से पहले मुझे प्रेजेंट का पता होना जरूरी है, तब जाके मैं पास्ट और फ्यूचर में बात कर सकता हूं। हाँ भाई मेरा उम्र ये था, मेरा उम्र ये होगा, ठीक है, जो ये चीज आपके पास है। तो कंडीशन में क्या बोला, कंडीशन में ये बोला कि भाई 5 years हिंस आपके पास जेकब और उसके बीच का जो उम्र का जो गैप था वो 3 टाइम्स का था। तो यहां पे फ्रॉम क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं, देखो यहां पे 5 years यहां पे 5 years, यहां पे आपके पास फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा x + 5 और y - 5। ठीक तरह से देखो, ये बच्चे का उम्र हुआ, ये उसके बाप का उम्र हुआ। अगर मैं और आपकी उम्र को देखूं तो गैप होगा, ठीक है, जो मेरा उम्र और आपकी उम्र के बारे में बात कर रहा है, जेकब और उसके सन के बारे में बात कर रहा है, तो मैं यहां पे जिस चीज को इस्तेमाल कर रहा हूं वो है इक्वेड का। इक्वेड का मतलब है आपके पास तराजू के जो 2 पलड़े हैं उसको बराबर लाना, उसके बीच का जो निडल होता है उसको सेंटर में लाना, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो यहां पे कब होगा, जब मैं बच्चे की उम्र को अपलिफ्ट करूं, बच्चे की उम्र को अपलिफ्ट करूं मीन बच्चे की उम्र के ऊपर मैं वजन बढ़ाऊं, तो हम दोनों का वजन जो है बराबर होगा। तो यहां पे आपके पास मुझे जो टाइम्स दिया हुआ वो मुझे यहां पे देना पड़ेगा, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है, हाँ 3 टाइम्स है। तो यहां पे आपके पास x + 5 = 3y + 15 आया, तो मेरे पास x - 3y = 15 - 5 आया, x - 3y = 10 आया। दिस इज द फर्स्ट वन। बात समझ में आ रहा है, यहां पे आपके पास इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसको मैंने यहां पे शिफ्ट किया, ये प्लस था माइनस बना, ये प्लस था इसको शिफ्ट किया इधर माइनस बना, यहां से 15 में से 10 को मैंने माइनस किया। अब दूसरे में क्या कहता है, 5 years ago, तो यहां पे दूसरे में आपके पास नाउ आपके पास क्या है, x - 5 और y - 5। यहां पे भी हमें इक्वेड पे काम करना है। यहां पे जो आपके पास इक्वलिज्म की बात कर रहा है, जो कंडीशन की बात कर रहा है वो 7 टाइम्स का है, तो मुझे यहाँ पे 7 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x - 5 = 7y - 35, यहाँ पे क्या आया, x - 7y = -35 + 5, x - 7y = -30। This equation refers to second one, ठीक है जो। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन क्लियर है, अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्लियर कर सकता हूं। मैं लिखूंगा यहां फिर से टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास क्या है, x - 3y = 10, x = 10 + 3y, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन थर्ड हुआ। तो यहाँ पे आगे इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। तो मेरे पास किसका वैल्यू, x का वैल्यू 10 + 3y
-7y इज इक्वल टू -30। मैंने इसको देखो यहाँ पे, इसको लेके यहाँ पे पुट किया। x का वैल्यू मेरे पास क्या आया, x बोले 10 -3y बोले सेम है, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, x के वैल्यू को इसके साथ रिप्लेस किया। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास ये आया, यहां पे मेरे पास क्या आएंगे, 7 में से 3 निकालेंगे तो -4y आएंगे, -30 -10 आपके पास ये आया, तो मेरे पास क्या आया, -y इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय 4 आएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू 10 आया। ठीक है जो, अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड करेंगे। तो मेरे पास क्या है, थर्ड में x इज इक्वल टू क्या है, 10 प्लस 3y, 3 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 40। x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 10। इसका मतलब क्या हुआ, सो मेरे पास आया जेकब्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज मेरे पास बना 40 इयर्स वाले बंदा था वो, और उसका सन जो है, सन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज जो उसका था वो था क्या, 10 इयर्स का। बात समझ में आ रहा है, ये आपके पास हुआ। अगर आप अपने क्वेश्चन को, आप जो अपने आंसर्स को अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन यहां पे आप इसको पुट करो, देखो बराबर आता है या नहीं आता है। अगर यहाँ पे LHS और RHS बैलेंस रहा तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। चाहे आप इधर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर बैलेंस रहा इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो ये आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें आपके पास कि आप जब घर में करते हो या क्लास में करते हो तो कहते हैं भाई हाँ भाई आपका आंसर सही है, आप क्या करते हो, आप पीछे आंसर होते हैं उसमें देख लेते हैं, फिर इसके बाद सेटिस्फाई हो जाता है, हाँ मैंने जो किया वो सही। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो चीज़ें नहीं होती, तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई करने के लिए आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जो भी वैल्यू निकालेंगे उसको लेके इक्वेशन में लेके जाओ, वहाँ पे देखो या उस इक्वेशन को, वो जो वैल्यू आपने निकाला वो क्या उसको जीरो में कन्वर्ट कर रहा है, या LHS और RHS बैलेंस रहता है या नहीं रहता है। अगर वो चीज़ हुआ तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत होगा। आपको फिर से देखना पड़ेगा कहाँ पे मैंने गलती किया, वो सारा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने 6.3 को इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश किया है। तो आगे अगर देखते हैं कि आपके पास कितने एग्जाम्पल हम बना सकते हैं इसमें, तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में इसका आपके पास 6.3 के लिए हम एग्जाम्पल शीट तैयार करके आप तक पहुँचा देंगे। तब तक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।